नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लॉजिक आईक्यू में। आज के हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बताऊंगे। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कर है, दिए गए अक्षर समूह के संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। दोस्तों, ये प्रश्न कर है, जिस प्रकार बी एफ के का संबंध आई एम आर से बताया गया है, उसी प्रकार आपको भी डी जी पी का संबंध एक लेटर समूह से बताना है, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये एनालॉजी से रिलेटेड है, और एनालॉजी में भी ये लेटर एनालॉजी से रिलेटेड है। और इस प्रश्न का कहना है कि जिस प्रकार बी एफ के का संबंध आई एम आर से बताया गया है, उसी प्रकार उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए आपको भी डी जी और पी का संबंध एक लेटर समूह से बताना है, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न बी से आई कैसे ला रहा है, यानी बी में कितना ऐड कर रहा है या कितना माइनस कर रहा है, जिससे इसको आई प्राप्त हो रहा है। अगर आप देखिए तो बी का प्लेस वैल्यू होता है आपका 2 और आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, यानी क्या किया है, प्लस में 7 किया है। तो हम लोग भी प्लस में 7 करेंगे। अगर आगे देखें तो यहाँ पे एफ का संबंध एम से बताया जा रहा है। जो एफ का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 6 और एम का प्लेस वैल्यू होता है 13। अगर आप 6 से 13 लाने का कोशिश कीजिए तो फिर आपको पता चलेगा कि प्लस 7 किया गया है। उसी प्रकार के का संबंध आर से बताया गया है। जो के का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 11, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, तो फिर क्या किया गया है, प्लस 7 किया गया है। यानी इस प्रश्न में जिस लॉजिक का प्रयोग किया गया वह किया गया कि एक लेटर से संबंधित लेटर लाने के लिए प्लस 7 किया जा रहा है। तो उसी प्रकार अब हम लोग भी प्लस 7 करके डी जी पी से एक संबंधित लेटर समूह बताएंगे। अगर आप देखिए तो डी का प्लेस वैल्यू होता है 4 और 4 में अगर आप 7 ऐड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 11, और 11 पे कौन सा लेटर आता है, की आता है। फिर है जी, जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, 7 में फिर 7 ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 14, और 14 पे कौन सा लेटर आता है, एन आता है। फिर अगर देखिए तो पी, पी का प्लेस वैल्यू होता है 16 और 16 में अगर आप 7 ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 23, और 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू। तो जिस प्रकार ये प्रश्न बी एफ के का संबंध आई एम आर से बताया गया है, उसी प्रकार और उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी डी जी पी का संबंध के एन डब्ल्यू से बताए हैं, और के एन डब्ल्यू ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि कथन 1, मतलब पहला कथन में कहा जा रहा है नाइट्रोजन एक गैस है। फिर दूसरा कथन कहा जा रहा है इस चेंबर में गैस है। तो निष्कर्ष दिया है कि इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस है। तो ये सत्य है क्या, सत्य। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन एक गैस है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि नाइट्रोजन एक गैस है, हमें याद आ गया, ये हम लोग हो गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है, इसमें हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद बोला जा रहा है इस चेंबर में गैस है, तो फिर यहाँ पे एक चेंबर है, उसमें भी क्या है, गैस है, तो गैस को हम जी से सूचित कर दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद निष्कर्ष बोला जा रहा है कि इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस है। तो देखिए दोस्तों, ये जो चेंबर है, इस चेंबर में तो गैस है, तो क्या गैस में भी तो नाइट्रोजन गैस हो सकता है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस हो भी सकता है इस चेंबर में, या नाइट्रोजन गैस नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार निष्कर्ष हमारा क्या होगा, संभवतः असत्य या सत्य, या तो हो भी सकता है, हम लोग संभावना ही तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि इस चेंबर में गैस है, तो गैस में भी तो नाइट्रोजन गैस भी तो हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले
प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। यानी जिस प्रकार ये प्रश्न 21 का संबंध 36 से बता रहा है, उसी प्रकार ये प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है कि 13 का संबंध किस अंक से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये प्रश्न 21 का संबंध 36 से कैसे बता रहा है। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये नंबर एनालॉजी से रिलेटेड है और इसमें 21 का संबंध 36 से बताया गया है। उसी प्रकार उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हमको भी 13 का संबंध एक संख्या से बताना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि 21 से 36 कैसे लाया गया है। अगर आप 21 से 36 लाने का कोशिश कीजिए तो देखिए 21 से 36 लाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 36 है। तो अगर हम 21 से 36 लाने के लिए पहले 21 में हम 2 से गुना कर दे रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 42 और 42 से अब हमको कितना लाना है 36। अगर हम 42 में -6 कर देंगे तो क्या हमारा 36 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 21 का संबंध 36 से बताया गया है। इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी 13 में कितना से गुना करेंगे 2 से। क्यों 2 से, क्योंकि इसमें भी तो हम 2 से ही तो गुना किए, तो इसीलिए हम 13 में 2 ही से गुना करेंगे। तो 13 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 26 और 26 में हम फिर इस 6 को माइनस करेंगे। अगर हम 26 में 6 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 20। यानी ये प्रश्न जिस प्रकार 21 का संबंध 36 से बताया है उसी प्रकार हम लोग भी उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए 13 का संबंध 20 से बताएंगे। 20 ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कर प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है इस प्रश्न का कहना है कि देखिए यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है, ठीक, और उसके बराबर में भी कुछ संख्या दिया गया है, ठीक, और इसमें ये जो नंबर दिया गया है ना इस नंबर में कोई चिन्ह नहीं ना दिया है, लेकिन आपको इन चारों ऑप्शन के मतलब एक एक चिन्ह को चेक करना है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन है ना इन चारों ऑप्शन को चेक करना है। यानी 27 में पहले यहाँ पे प्लस लिखना है, फिर प्लस रख के फिर माइनस रख के ऐसे ही हमें चेक करना है और चेक करके बराबर संख्या हमें नंबर 90 लाना है, वही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें हमको चारों को चेक करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के कभी क्वेश्चन हो तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इस ऑप्शन में किसमें भाग दिया है। अगर आप भाग देखिए, क्योंकि सबसे पहले हम भाग वाले से ही चेक करते हैं, तो भाग देखिए तो ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है। अगर ऑप्शन सी में लास्ट में मतलब भाग दिया है तो अगर आप 19 के और 10 के बीच में भाग का चिन्ह दीजिएगा तो क्या ये भाग लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो हम ऑप्शन सी से चेक नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन डी को देखिए तो ऑप्शन डी में भी लास्ट में दिया है, तो लास्ट में दिया है तो भाग नहीं ना लगेगा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगर आप ऑप्शन ए को देखिए तो देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या है, पहले भी प्लस दिया है और फिर प्लस दिया है। अगर हम ये तीनों अंक को यानी 27 में 3 प्लस करें, फिर 3 में 19 प्लस करें और माइनस में 10 करें तो क्या हमारा 90 आएगा? नहीं आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑप्शन बी तो पॉसिबल है। और देखिए हम ऑप्शन से भी तो पता कर लिए, लेकिन हम आपको चेक करके भी दिखा रहे हैं कि ऑप्शन बी कैसे पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 27 और 27 क्या लिखेंगे? गुने, क्योंकि पहले गुना है ना तो हम गुने लिखेंगे। फिर लिखेंगे 3, फिर हम क्या लिखेंगे? प्लस, और फिर क्या लिखेंगे? 19, और फिर लिखेंगे माइनस, और फिर क्या लिखेंगे? 10, और बराबर में हम लिखेंगे 90। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। अगर आप 27 में 3 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 81। 81 में फिर प्लस कीजिएगा आप 19 और माइनस में कीजिएगा 10 और बराबर में हमको कितना रखना है? 90। अब हम क्या करेंगे? माइनस पहले करेंगे, नहीं तो पहले हम जोड़ी लेते हैं। तो 81 और 19 को आप ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 100, और 100 में से अगर आप 10 माइनस कर दीजिएगा तो क्या आपका 90 नहीं आ जाएगा? और देखिए यहाँ पे बराबर में 90 दिया है, तो बराबर में मतलब 90, दोनों तरफ 90 आ गया ना। तो ये कौन सा सेट कर रहा है? तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का है, नीचे दी गई आकृति में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि इनमें से एक आकृति अन्य तीनों की भांति समान नहीं है। उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न का कहना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक। और इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक ही तरफ, मतलब एक ही जैसा है, मतलब तीनों ऑप्शन बिल्कुल समान है, लेकिन एक ऑप्शन होगा ना, वो किसी भी तरह से डिफरेंट होगा और उसी ऑप्शन को हमें चेक करना है। मतलब संख्या से तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेटर का प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो अगर आप पहले वाले ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे है जी, और जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, तो यहाँ पे जी का समान 7 से बताइए, ये तो हमें ठीक लग रहा है। फिर अगर आप ऑप्शन दूसरे को देखिए तो पी का प्लेस वैल्यू होता है 16 और 16 का समान 18 से बताया है। फिर हम आगे भी चेक करते हैं तो यहाँ पे दिया है एफ, और एफ का समान 6 से बताया है। तो आप सभी को पता है कि एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है। फिर है एच, और एच का समान 8 से बताया है, और एच का भी प्लेस वैल्यू 8 होता है। लेकिन जो ऑप्शन बी है इसमें पी का प्लेस वैल्यू इसको 16 से बताना चाहिए ना, लेकिन ये पी का प्लेस वैल्यू मतलब पी का कितना से बताया है, 16 से ना बताकर 18 से बताया है। इसीलिए ये प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6 का, आरी का लकड़ी से वही संबंध है जो चाकू का से होगा, यानी चाकू से संबंध होगा। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि जिस प्रकार आरी का संबंध लकड़ी से बताया गया है, उसी प्रकार आपको चाकू का संबंध एक शब्द से बताना है जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि आरी का संबंध लकड़ी से कैसे बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, आरी एक प्रकार का क्या है, औजार, और उसका उपयोग करते हैं हम लोग लकड़ी काटने के लिए। तो इसीलिए आरी का संबंध लकड़ी से बताया गया है। तो इसी प्रकार हम चाकू देखें तो चाकू भी क्या है, एक प्रकार का औजार, और चाकू का यूज हम लोग ज्यादातर किसके लिए करते हैं, सब्जी काटने के लिए ही तो करते हैं। और सब्जियां ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करे, कूट भाषा में MELT को 24-19 के रूप में लिखा जाता है, तो TIMID के लिए कोड क्या होगा। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, और इसमें क्या गया है, MELT को कोड के रूप में 24-19 लिखा गया है। तो उसी प्रकार हम लोगों से पूछा जा रहा है कि TIMID को कोड के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि MELT को कोड के रूप में 24-19 कैसे लिखा है। अगर आप देखिए तो दोस्तों, ये जो यहाँ पे लेटर दिया है, इस लेटर का अगर आप प्लेस वैल्यू भी लिखिएगा ना तो आप 24 और 19 नहीं ला सकते हैं। और देखिए, ऐसे सीधे सीधे हम भी देखें तो अगर हम सीधे सीधे भी देखें तो जो एम का प्लेस वैल्यू होता है वो 13, लेकिन यहाँ पे 13 आपको कहीं दिख रहा है नहीं ना। और देखिए, यहाँ पे भी 4 ही लेटर है, तो संबंधित संख्या भी कितना है, 4 ही है। यानी इसमें कोई बढ़िया सा लॉजिक का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जिस लॉजिक का प्रयोग हुआ वो हुआ है कि जो यहाँ पे पहला लेटर है ना एम, तो एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13, तो 13 लिख दिया है। फिर 13 में से 1 माइनस किया है तो आपका कितना आएगा, 12, और 12 जो आया है ना, इसका इकाई अंक को पहले लिखा है, तो इसका इकाई अंक 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिखा है। इसी प्रकार अगर आगे हम देखें तो ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। 5 में से हम फिर इसके अनुसार 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4, और 4 एक ही तो अंक है, तो इसे ही तो हम इकाई कह देंगे। तो देखिए, यहाँ पे ई का संबंध 4 से बताया है। इसी प्रकार फिर हम आगे देखें तो जो एल का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 12, और 12 में से अगर आप 1 माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 11, और 11 का पहला जो इकाई अंक है वो कितना है, 1 है। तो देखिए, यहाँ पे एल का संबंध 1 से बताया है। उसी प्रकार अगर हम टी का देखें तो टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है, और 20 में से अगर आप 1 माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 19, और 19 का इकाई अंक यहाँ पे 9 नहीं लिखा है। तो इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी यहाँ पे TIMID का संबंधित
कोड बताएं तो टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 20 होता है। और 20 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 19, और 19 का पहला लेटर कौन सा है, 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख दे रहे हैं। फिर है आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8, और 8 इकाई अंक ही तो है, तो हम फिर यहाँ पे 8 भी लिख देंगे। फिर है एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, और 13 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 12, और 12 का इकाई अंक कितना होता है, 2, तो हम फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद है आई, फिर आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8, तो हम फिर यहाँ पे 8 लिख दे रहे हैं। फिर है डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, और 4 में से 1 माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 3, तो फिर हम 3 लिख दे रहे हैं। यानी ये प्रश्न जिस प्रकार MELT का कोड के रूप में 2419 से बताया है, उसी प्रकार हम लोग भी TIMID को कोड के रूप में 98283 से बताएंगे। और 98283 ऑप्शन नंबर डी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न का कहना है कि जिस प्रकार यहाँ पे बिहार का संबंध झारखंड से बताया गया है, उसी प्रकार आपको भी छत्तीसगढ़ का संबंध एक शब्द से बताना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये शब्द एनालॉजी से रिलेटेड है, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि बिहार से किस प्रकार झारखंड लाया है, यानी बिहार का संबंध झारखंड से कैसे बता रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार एक राज्य था, ठीक, और बिहार राज्य में से ही तो विभाजित होकर झारखंड एक राज्य बना है। तो यहाँ पे क्या किया है, जो विभाजन राज्य है ना उसी का संबंध बताया है। तो इसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ भी तो एक राज्य था, और छत्तीसगढ़ से जो निकला था राज्य वह कौन सा था, तो वह था महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है एक विशेष भाषा में AC को 13 लिखा जाता है और FG को 67 लिखा जाता है, उसी भाषा में HI को कैसे लिखा, मतलब किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों, ये भी जो मेरा क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, और इस प्रश्न का कहना है कि जिस प्रकार एक निश्चित कूट भाषा में AC को 13 लिखा गया है, F और G को 67 लिखा गया है, उसी प्रकार आपको भी HI को कोड के रूप में लिखना है। तो अगर हम देखें कि E और C से 13 कैसे लाया है, तो ये तो बहुत आसान सा आपको भी दिख रहा है कि जो A का प्लेस वैल्यू होता है वो 1 होता है और C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, तो ये 13 नहीं बन गया। तो देखिए यहाँ पे AC का समान 13 से बताया है। ऐसे ही F का प्लेस वैल्यू होता है आपका 6 और G का प्लेस वैल्यू होता है 7, तो देखिए यहाँ पे 67 नहीं बन गया, और FG का समान 67 से बताया है। इसी प्रकार इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी H का प्लेस वैल्यू कितना लिखेंगे, 8, क्योंकि 8 होता ही है, और I का प्लेस वैल्यू होता है 9, तो हम लोग भी HI का संबंध किससे बताएंगे, 89 से। और 89 ऑप्शन नंबर C में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 10 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन ये नंबर सीरीज से रिलेटेड है यहाँ के, लेकिन यहाँ पे गलती से लुप्त लिख दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, श्रृंखला, मतलब अगला श्रृंखला ज्ञात करें, मतलब इस श्रृंखला का अगला पद हमको ज्ञात करना है। तो इसको आप हेडिंग को ध्यान मत दीजिएगा, ओके। तो इस प्रश्न का कहना है कि जिस प्रकार 108 के बाद 104 लाया गया है, 104 के बाद 100, 100 के बाद 96, 96 के बाद 92 लाया गया है, उसी प्रकार और इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए आपको भी अगला एक मतलब संख्या लाना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न 108 के बाद 104 कैसे लाया है।
तो 108 के बाद 104 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस में 4 करना पड़ेगा। फिर 104 से 100 लाया है, फिर क्या किया है, माइनस में 4। फिर 100 से 96 लाया है, फिर क्या किया है, माइनस में 4 किया है। फिर 96 से 92 लाया है, फिर क्या किया है, माइनस में 4 किया है। तो इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी माइनस में मतलब 92 में माइनस में 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 88। और 88 ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन, अगले प्रैक्टिस सेट में हम और सारे क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें।